टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल केस, जब रेक्टेंगुलर लूप प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें टॉर्क कितना होगा ये हमने कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे जब ये प्लेन लूप, जब रेक्टेंगल लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल थीटा बनाएगा, इस केस में टॉर्क कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। We next consider the case when the plane of the loop is not along the magnetic field but makes an angle with it। तो इस केस में एंगल बनेगा जो रेक्टेंगुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एक एंगल यहाँ पर होगा। We make the angle between the field and the normal to the coil to be थीटा। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो रेक्टेंगुलर लूप है हमारा, उसके जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है हमारा। और प्रीवियस केस में अगर देखें तो ये जो एंगल था नॉर्मल ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के वो π/2 था, तो इस केस में ये थीटा है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो द फोर्सेज ऑन द आर्म BC एंड DA आर इक्वल, ऑपोजिट एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द कॉइल विच कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ द मास BC एंड DA। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी जो ये दोनों आर्म्स हमारे AD और BC, इसमें भी जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हमारे एक्ट करेंगे। और इक्वल और ऑपोजिट हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारे फोर्स की करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ से साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आ जाएगी। और ठीक इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन आएगी इस वाले फोर्स की वो ये आएगी। तो F1 इधर आएगा और F2 इस डायरेक्शन में हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद बीन कोलिनियर along the axis they cancel each other resulting in no नेट फोर्स और टॉर्क। तो क्योंकि ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों नेट फोर्स इसमें ज़ीरो होगा। द फोर्सेज ऑन आर्म्स AB एंड CD आर F1 एंड F2, दे टू आर इक्वल एंड ऑपोजिट विद मैग्नीट्यूड। लेकिन जो AB और CD आर्म में फोर्सेज है वो भी F1 और F2 होंगे, जो भी हम डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करते तो ये F1 नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं, IB कैपिटल B होगा, जिसमें B लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लूप की जो साइड की लेंथ है और B मैग्नेटिक फील्ड है। बट दे आर नॉट कोलिनियर, दिस रिजल्ट इन अ कपल एज बिफोर। बट ये एक लाइन में एक्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये कपल इस जनरेट होगा, एक टॉर्क एक्ट होगा इसमें। इसके बाद दिस टॉर्क इज हाउएवर लेस देन द अर्लियर केस व्हेन प्लेन ऑफ लूप was along the magnetic field। बट इस केस में जो लूप टॉर्क है वो प्रीवियस केस से कि उसकी वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू जो कम होगी वो क्यों होगी, दिस इज बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज एंड द कपल हैज़ डिक्रीज। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था पहला, ये डिस्टेंस इतना था, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो ये क्योंकि हमें पता है जो टॉर्क होता है वो R×F होता है, अब ये जो डिस्टेंस की लेंथ है वो डिक्रीज हो गया, इसलिए ये टॉर्क है ये भी डिक्रीज हो गया है। फिगर 4.22 इज अ व्यू ऑफ द अरेंजमेंट फ्रॉम द AD एंड इट इलस्ट्रेट दिस टू फोर्सेस कंसिस्टिंग ऑफ कपल। तो ये डायग्राम है एक कपल जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द लूप इज, और जो इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो आ जाएगा हमारा टॉर्क। इसकी वजह से जो टॉर्क एक्ट होगा F1 A/2 साइन थीटा, जिसमें एंगल थीटा बन रहा है तो साइन थीटा आ जाएगा, और प्लस और इसके रिजल्ट इस F2 के कारण जो टॉर्क लग रहा है F2 A/2 साइन थीटा। जो ये वैल्यू होगी इस थीटा, तो इस A/2 साइन थीटा हो जाएगी ये लेंथ जो न्यू रेडियस है हमारा। और इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा I, क्योंकि हमें पता है जो F है F1 और F2 इक्वल है, और F1 F2 इक्वल है हमारा IB कैपिटल B, और यहाँ से ये आ गया IAB। तो हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो IAB साइन थीटा, A/2 ऐड हो गया, A आ जाएगा, और A हमारी ये लेंथ है और B ब्रेथ हो जाएगी। अगर रेक्टेंगुलर लूप की देखें तो AB कैपिटल A आ गया, एरिया आ गया, यानी कि जो हमारा टॉर्क एक्ट होगा वो कितना एक्ट होगा IAB साइन थीटा। एज थीटा टेंस टू 0
The perpendicular distance between the forces of the couple also approaches zero. This makes the forces collinear at the net force and torque zero. तो जब इस केस में जो हमारा थीटा होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड होगा, तो जो फोर्सेस है वो लीनियर हो जाएंगे, कोलीनियर हो जाएंगे, एक लाइन में एक्ट करेंगे, यानी कि टॉर्क इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। इसका नेक्स्ट अगर देखें हम, द टॉर्क इन इक्वेशन 4.26 एंड 4.27 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे एक टॉर्क आया था IAB साइन थीटा, अब इसको हम एक मैग्नेटिक मूवमेंट नेट टर्म की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा क्या होगा, जो ये IA है, यानी कि हमारा करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इसको हम एक नई क्वांटिटी मैग्नेटिक मूवमेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, m कैपिटल स्मॉल m इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड I डॉट A, जिसमें ये सिमिलर है जैसा कि हमारा डाइपोल मूवमेंट था, हम इसको उसके सिमिलर मान सकते हैं। तो वेयर द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर A इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल and is directed into the plane of the paper. Then as the angle between the m and base theta can be expressed one expression. अब क्योंकि जो IA और B के बीच में, यानी कि स्मॉल m और B के बीच में एंगल साइन थीटा है, यानी कि जो थीटा है वो टॉर्क है, वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m क्रॉस B। और ये एनालॉगस है हमारे, जैसा कि हम जो टॉर्क था वहाँ पर टॉर्क था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में P क्रॉस E। P हमारा डाइपोल मूवमेंट था और इसमें ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि एक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें टॉर्क एक्ट होता है। ऐसे एक मैग्नेटिक डाइपोल को भी अगर हम समझे तो उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे तो उसमें भी एक टॉर्क होगा। हालांकि एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम उसको एनालॉजी की तरह से समझ सकते हैं इसे। तो इसमें आगे देखते हैं, दिस इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। एज इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 4.28, द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट आर A L स्क्वायर एंड इस यूनिट इज A M स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट देखिए अगर m की, तो m क्या है, स्मॉल m, जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा वो I A है, तो I का जो डायमेंशन है वो A है और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी और इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की एम्पेयर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 4.29 वी सेड द टॉर्क टाउ वेनिशेस व्हेन m इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर जैसे कि हम इसमें देखें m भी साइन थीटा है, यानी कि ये कब ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो, थीटा अब ज़ीरो है और 180 है। थीटा जब ज़ीरो है तब ये वैनिश हो जा रहा है, थीटा ज़ीरो में ये वैनिश हो जा रहा है। यानी कि जब हमारा जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कैसा प्लेस होगा, वो हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड से अलॉन्ग प्लेस्ड है तो ये इसमें टॉर्क कोई एक्ट नहीं होगा, क्योंकि थीटा इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए, जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल एंटी पैरेलल हो जाए, तब ये अनस्टेबल है और इसमें मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 180 हो जाएगा, तब इसमें टॉर्क एक्ट होगा। तो इसको भी देखते हैं आगे। तो दिस इंडिकेट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज देयर इज नो टॉर्क ऑन द कॉइल। ये केस थीटा इज इक्वल टू जीरो का पैरेलल का केस है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू एनी ऑब्जेक्ट विद अ मैग्नेटिक मोमेंट m। व्हेन m and b are parallel, the equilibrium is a stable one. Any small rotation of the coil produces a torque which bring it back to its original position। और जब अगर थीटा ज़ीरो से अगर हम इस ओरिएंटेशन को, जो भी डाइपोल है या कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी बार मैग्नेट है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इस ओरिएंटेशन को अगर हम चेंज करते हैं, थीटा ज़ीरो से चेंज करते हैं, तो वो चाहेगा कि स्टेबल पोजीशन माना जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पे। When they are anti-parallel, the equilibrium is unstable as any rotation produces a torque which increases with the amount of rotation। और जिस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो से हम जो भी इसको अगर इसकी स्टेट को, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, तो इसमें एक टॉर्क एक्ट होगा और इसको इसी अमाउंट से इसमें इसी ओरिएंटेशन में लेके आएगा। द प्रेजेंस ऑफ द टॉर्क इज ऑल्सो द रीजन वाई स्मॉल मैग्नेट और एनी मैग्नेटिक
मैग्नेटिक डाइपोल अलाइंस इटसेल्फ विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यही रीज़न है कोई भी मैग्नेट है और कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल है तो वो अलाइन करता है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में। इफ़ द लूप हैज़ एन क्लोजली वाउंड टर्न द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क स्टिल होल्ड विद। अगर कोई भी लूप है उसमें एन टर्न्स है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m इज इक्वल टू एन आई है, जिसमें एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स।